वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? Whenever an object moves, as you know, its position changes with respect to time. At different instant of time, it takes different positions. तो जो उसकी position है, it is variable with respect to time. Time is also variable, that is independent variable, and position is dependent variable. And when its position changes, it covers some distance. It also covers some displacement. अब ये distance क्या है, displacement क्या है, इसको हम आज थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू पुट इट इन अ वेरी सिंपल मैनर with the help of certain examples. Suppose the object is initially situated at point A and it has to go to point B. Point A is the initial position. ठीक है ना? Initially is at point A, it has to go from this point to this point. It has to move from point A to point B. So how many partial paths are there? Infinite number of partial paths. ये ऐसी पाथ को भी फॉलो कर सकता है, ऐसी पाथ भी हो सकती है, ठीक है ना? डायरेक्ट पाथ भी हो सकती है, तो यहां से ऐसी पाथ भी हो सकती है. There are so many possible paths which can be followed by an object in going from point A to point B. यहाँ पे मैंने कुछ paths दिखाई है. Infinite number of paths are possible. Okay, suppose this is path first, this path second, this path third, this is fourth. चार paths मैंने यहाँ पे दिखा दिए. या तो ये इस पाथ को मान लीजिए फॉलो करेगा, ये इसको फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है. अब अगर ये फॉलो करेगा फर्स्ट ट्रैक इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, तब इस ट्रैक की लेंथ हम मेजर करेंगे कितनी है. मेजर द लेंथ ऑफ दिस ट्रैक. एक और पाथ बनाएंगे ऐसे, ठीक है. सपोज दिस इज द फोर्थ वन, this is the fifth one. Okay, this is the first track. अब इस ट्रैक जो है इसकी लेंथ हम मेजर करेंगे, ठीक है. तो जो इस पाथ की जो लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, ठीक है, इसी को हम कहते हैं क्या, इज कॉल्ड डिस्टेंस. दिस कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है. बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है. जो ये पाथ फॉलो करेगा उस पाथ की जो टोटल लेंथ होगी उसी को कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन गिवन टाइम इन मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है. अब मान लीजिए इस ट्रैक, ये जो ट्रैक है इसकी जो लेंथ है ऑब्वियसली यहाँ पे इससे ज्यादा होगी इसकी लेंथ. तो मान लीजिए 200 मीटर है इसकी लेंथ, तो इसकी लेंथ मान लीजिए है 150 मीटर. तो इससे इस पाथ की जो लेंथ होगी वो इससे भी कम होगी, मान लीजिए 100 मीटर. इसकी इससे ज्यादा होगी, मान लीजिए 170 मीटर. तो ये जो है मान लीजिए 220 मीटर इसकी लेंथ है. ये मैंने रिज्यूम किया है यहाँ पे. These are the number of paths we have considered here for the particle or a point object in going from point A to point B, ठीक है. अगर ये पाथ फॉलो करेगा, इसकी लेंथ है 100 मीटर, इसकी है 170 मीटर, दिस इज 220 मीटर, ठीक है. अब अगर ये पाथ फॉलो करेगा तो 200 मीटर इसने डिस्टेंस कवर की है, 200 मीटर. सो 200 मीटर इज द डिस्टेंस. अगर ये पाथ फॉलो करेगा इसका तो उस वक्त डिस्टेंस क्या होगी, 150 मीटर. अगर ये पाथ फॉलो करेगा तो 100 मीटर, ये पाथ फॉलो करेगा 170 मीटर, ये पाथ फॉलो करेगा 220
मीटर. सो इट मीन्स दैट, तो जो लेंथ है ना, ऐसा नहीं है कि अगर यहां से जाए तो हम इसकी रीडिंग ले लें. अगर ये पाथ ये फॉलो करेगा तो हम नहीं कह सकते 150 मीटर इसने कवर किया या 100 मीटर इसने कवर किया है. ठीक है ना. तो जो पाथ ये फॉलो करेगा उसी की लेंथ हमें मेजर करनी है. सो वी कैन से लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. Actual path followed by the particle in going from one point to another point is called a distance covered by the particle or point object in going from one point to another point in given instant of time. This is called a distance. So distance के लिए definition क्या है? Distance हम कैसे define करेंगे? So distance is the length of actual path followed by a point object in given time. ठीक है. Followed by a moving point object in given time. Length of the actual path. This is called a distance. अब अगर ये पाथ फॉलो करेगा तो 150 मीटर डिस्टेंस होगी, ये पाथ फॉलो करेगा 100 मीटर एंड सो ऑन. ठीक है. सो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ. सो हाउ मेनी पाथ्स आर, अगर ये पाथ ले लेंगे तो पाथ्स आर सो मेनी. ठीक है ना. व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ दिस पाथ? इसमें कोई खास डायरेक्शन नहीं है. डायरेक्शन इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. देखिए यहाँ से ये डायरेक्शन है, फिर यहाँ से. तो जो डिस्टेंस है, कंसेप्ट डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है, इट डज नॉट गिव अस एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल. ठीक है ना. ये खाली हमें बताती है लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. ठीक है. अब ये ए से बी को जा रहा है या बी से ए को जा रहा है, इट डजंट tell us about such information. ठीक है ना. Okay, therefore ये जो distance है, it is a scalar quantity. It is a scalar quantity. ये खाली हमें क्या बताती है? खाली length of the path. It does not contain any information about the direction of the motion of the particle. Is this clear? Okay. अब देखिए, अब अगर ये पाथ कोई भी फॉलो कर सकता है, नंबर ऑफ पाथ्स आर पॉसिबल. अब इसका मतलब ये है, अगर ये पाथ फॉलो करेगा तो 100 मीटर होगी डिस्टेंस. तो पॉइंट तो वही है ए और बी. इसको ए से बी तक जाना है तो या तो 200 मीटर ये कवर करेगा, या 150 या 100 या 170 या 220 या कोई और वैल्यू भी हो सकता है. सो जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये यूनिक वैल्यू का नहीं हो सकता है. जो डिस्टेंस है, ठीक है. सो डिस्टेंस कैन टेक एनी वैल्यू इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. इज दिस क्लियर टू यू? तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है. तो इसका वैल्यू जो है ये यूनिक वैल्यू नहीं होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट, the actual path followed by the particle in going from one point to another point. So it means that जो distance होगी, the distance is not having a unique value. अगर बॉडी ए से बी तक जाएगी, अब ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ. ये कौन सी पाथ फॉलो करेगा. तो इसका मतलब ये हुआ, अगर पाथ चेंज करेगा तो ये इसकी डिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, वैल्यू भी चेंज हो जाएगा. सो इट मींस दैट द डिस्टेंस इज नॉट हैविंग ए यूनिक वैल्यू. इज दिस क्लियर? व्हाई इट इज सो? ये इसका यूनिक वैल्यू क्यों नहीं है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड. जो डिस्टेंस होती है, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड. इट इज पाथ डिपेंडेंट. अगर ये पाथ फॉलो करेगा तो 200 मीटर, ये पाथ फॉलो करेगा तो 150 मीटर, इसी तरह से. सो यहां पे लिख सकते हैं इट इज पाथ डिपेंडेंट. ठीक है ना. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट,
path followed by the particle in going from initial position to final position. Is this correct? It is path dependent. यहाँ पे एक और पॉइंट लिखेंगे, it does not depend on initial and final position. तो याद रखना मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, इट इज पाथ डिपेंडेंट. पाथ पे अगर पाथ लंबी होगी तो ज्यादा डिस्टेंस होगी, पॉइंट तो फिक्स्ड है, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ इट इज पाथ डिपेंडेंट बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. ओके, अब देखिए बहुत सारे पाथ्स है, मगर इसमें एक पाथ ऐसी है जहां पे मिनिमम डिस्टेंस होगी. वो कौन सी पाथ है? डायरेक्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन in one direction, straight line path, one dimensional motion. ठीक है. If a particle follows this track, ठीक है, so what is the distance covered by the body? It is 100 meter. और इससे कम पॉसिबल है, इससे छोटी पाथ पॉसिबल नहीं है नहीं है. तो इससे भी छोटी पाथ पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ. दिस इज shortest path followed by the particle in going from point A to point B. अगर ये shortest path ये follow करेगा तो उस वक्त कितनी distance cover करेगा? 100. ये 100 क्या है? minimum distance. ठीक है ना? It is the minimum distance and therefore this minimum distance is called displacement. इसी को कहते हैं, this minimum distance is called displacement. ठीक है. तो थोड़ा सा खोल के इसको एक्सप्लेन करेंगे. जब पार्टिकल मूव करेगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, दिस इज इन अ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन इन अ लीनियर डायरेक्शन इन वन डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. ठीक है ना, डायरेक्ट डिस्टेंस से. तो उस वक्त जो डिस्टेंस होगी वो होगी मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कहते हैं. ठीक है ना. द डिस्टेंस या वी कैन से द डिस्टेंस covered by a particle in going from one point to another point. ठीक है ना. When it follows the shortest path from one point to another point, that is called displacement. Is this clear to you? So the length of the shortest path is called displacement. Yeah, distance covered by the particle in going through a shortest path from one point to another point is called displacement. इसको displacement कहते हैं. So what is displacement here? So displacement is the length of shortest path, and this is what we call displacement. ठीक है. So distance, yeah, we can say the distance of the shortest path. Length या कहेंगे डिस्टेंस और length of shortest path followed by the particle in going from one point to another point is called displacement. ठीक है. So displacement हम कहते हैं it is the shortest path from one point to another point. यहां नहीं कहना चाहिए between two points. So displacement हम कहते हैं it is defined as the shortest path from one point to another point, from initial position to final position, from initial point to final point, from initial position to final position. ये जरूरी बताना है, हम नहीं कह सकते यहाँ पे between the two points. ठीक है ना, क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होती है, because it is a vector quantity. इसकी एक डायरेक्शन है from initial position to final position. Is this clear to you? तो ये हमें बताती है डायरेक्शन के बारे में. ठीक है. So ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताती है. तो it contains direction as well, therefore it is a vector quantity. यहां पे लिखेंगे इस साइड डिस्प्लेसमेंट के बारे में. So what is displacement? Displacement कैसे डिफाइन करेंगे? It is the distance of the shortest path. ठीक है. Yeah, we can say the smallest distance possible from the smallest distance
from initial position to final position. The distance of the shortest path followed by the particle in going from initial position to final position. This is what we call displacement from initial position to final position. जैसे पहले मैंने बता दिया, इसकी डायरेक्शन ऑलवेज होती है, हमेशा मेजर करते हैं फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, देयरफॉर इसकी डायरेक्शन भी होती है. सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन होती है. तो डायरेक्शन कहां से होती है? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. इट इज डायरेक्शन is from initial position to final position. ठीक है, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. वो एरो ड्रा करना है हमें कहां से? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन. तो यहां से मैंने एरो ड्रा किया और यही एरो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी. इट्स क्लियर टू यू? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मूविंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. इज दिस क्लियर? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी. ओके, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. अब यहाँ पे एक और पॉइंट में बता दूं, अगर पार्टिकल, ये जरूरी नहीं कि पार्टिकल यही पाथ फॉलो करे. अगर पार्टिकल ये पाथ फॉलो कर रहा है तो उस वक्त डिस्टेंस क्या है? 200 मीटर. और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर ही होगी. ठीक है ना? तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है, जब हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट of an object, so it does not mean that the body is following the shortest path from initial position to final position. If a particle is following this path, ठीक है, तब डिस्टेंस ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 100 मीटर. तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे, आपको समझ आ जाएगा. सपोज a particle is following this track, first track. What is distance? Distance. It is 200 meter. What about displacement? तो बॉडी गई A से B तक, यही पाथ इसने फॉलो की है और ये पाथ ये फॉलो नहीं कर रहा है. अब अगर इसी की डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वो क्या है? दैट इज 100 मीटर. मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. इज दिस क्लियर टू यू? तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉडी ने ये पाथ फॉलो की है. जब हम कहते हैं ना डिस्प्लेसमेंट, सो इट डजंट मीन दैट it is not necessary that the body is following a shortest path from initial position to final position. इसने कोई दूसरी पाथ फॉलो की होगी. अगर इसी तरह से ये पाथ फॉलो करेगा तो उसका डिस्टेंस क्या है? 150. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? अगेन 100 मीटर. इफ दिस फर्स्ट केस, सेकंड पाथ का हम करेंगे, दिस फॉर सेकंड ट्रैक, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 150 मीटर. एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? It is again 100 मीटर. तो ये चेंज, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा बिटवीन टू पॉइंट्स. अगर आप बॉडी ये पाथ फॉलो करेगी तो 200 मीटर, ये पाथ फॉलो करेगी 150 मीटर, यही पाथ फॉलो करेगी तो 100 मीटर, ये पाथ फॉलो करेगी 170. बट इन ऑल द केसेस द डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन सेम. सो एक ही वैल्यू होगा डिस्प्लेसमेंट का फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. ठीक है ना? सो इट मीन्स दैट जो डिस्प्लेसमेंट है, it is having unique value. यहां पे डिस्टेंस का यूनिक वैल्यू नहीं है. ठीक है ना? यहां पे मैंने लिखा है डिस्टेंस नॉट हैविंग ए यूनिक वैल्यू इन गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बिकॉज इट इज पाथ डिपेंडेंट. वो भी मैंने लिख दिया. यहां पे
इट इज हैविंग ए यूनिक वैल्यू, एक ही वैल्यू होगा बिटवीन टू फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो सो इट मीन्स दैट इट डज नॉट डिपेंड, अगर पाथ चेंज भी करेंगे तो फिर भी डिस्प्लेसमेंट का एक ही वैल्यू आएगा। सो इट मीन्स दैट इट इज पाथ इंडिपेंडेंट, ये पाथ डिपेंडेंट है, ये पाथ इंडिपेंडेंट है। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इट डिपेंड्स अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो पहले हमने लिखा, तो वो यहां पे इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल position of the particle, of the point object, of the particle, point object, or the particle, ठीक है। इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, बस उस पर डिपेंड कर रहा है। अब ये कौन सी पाथ फॉलो कर रहा है उस पर ये डिपेंड नहीं है, कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, ये भी हमने समझा दिया। यहाँ पे एक और बात मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूं। अगर पार्टिकल ये पाथ फॉलो करे, फर्स्ट 200 मीटर इज द डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट इज 100 मीटर, 150 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, अगर ये पाथ फॉलो करेगा तो डिस्प्लेसमेंट इज अगेन 100 मीटर, ठीक है ना। तो अगर यही पाथ फॉलो करेगा तो उस वक्त डिस्टेंस भी 100 मीटर। यहाँ पे थर्ड पाथ के लिए मैं बता दूं तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज 100 मीटर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट is also 100 meter. So this is the case, a unique case, when the magnitude of the displacement is equal to the distance, ठीक है, distance covered by the particle or point object including from one point to another point. यही एक केस है। तो कब ये पॉसिबल है? जब पार्टिकल शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेगी, ठीक है ना, तो उस वक्त डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बराबर होती है, ठीक है। पर जो रेस्ट ऑफ द केसेस है उसमें हमेशा डिस्टेंस ज्यादा है। देखिए यहाँ पे इस केस में डिस्टेंस ज्यादा है, इस केस में भी डिस्टेंस ज्यादा है, कोई और भी केस होगा उसमें डिस्टेंस ज्यादा ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, व्हेन पार्टिकल गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जो डिस्टेंस ये कवर करेगा इट मे बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर? तो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट, द डिस्टेंस covered by a particle in going from one point to another point can be greater than or equal to displacement of the particle, magnitude of the displacement of the particle. This is very important point here. तो distance covered by a particle हमेशा या ज्यादा होगी या equal to magnitude of displacement होगी। तो कोई भी केस अगर होगा तो यही चीज होगी। तो इसका नेवर बी लेस देन, सो इट मीन्स दैट डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट of the particle. Is this clear to you? So distance can never be less than the magnitude of the displacement. ठीक है, इसका उल्टा यहाँ पे भी लिख सकते हैं। Fifth point, यहाँ पे हमने लिखा distance can be greater or less than the magnitude of displacement. तो इसका मतलब यही हुआ, displacement, magnitude of displacement can be less than or equal to distance covered by the particle. ठीक है, इसी तरह से डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि ये मैं रब करता हूं, यहां से मैं बता दूं आपको। एक और एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रेट ट्रैक ले लेंगे, ठीक है, पोजीशन एक्सिस ले लेंगे,
ये इसका origin है, this x-axis. Suppose particle is initially here at point A, ठीक है ना, it goes from point A to point B, ठीक है. तो जब A पे था उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, वो हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस है. सपोज xi is the initial position of the particle at point A, and now when it moves from A to B, what will be its final position, xf से रिप्रेजेंट करेंगे. f means final position, ठीक है. ओके, what will be the displacement. अब displacement देखेंगे यहाँ पे. particle is moving along a straight track, not a curved track, in one direction, ठीक है. ओके, when it तो अब displacement देखेंगे. displacement is represented by an arrow drawn from initial position to final position. ये है displacement. हाँ, अब magnitude of displacement, magnitude of displacement a b vector, उसका magnitude किसके बराबर होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है. पहले ये डिस्टेंस देखेंगे, उसको ये ओ ए माइनस करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओ बी माइनस ओ ए. व्हाट इज ओ बी, जब ओ ए माइनस करेंगे तो यहाँ इतना बचेगा ए बी के बराबर होगा वो. सो व्हाट इज ओ बी इज एक्स एफ माइनस एक्स आई, ठीक है ना. तो बड़ा कौन है, एज एफ एक्स एफ इज ग्रेटर देन एक्स आई, देयरफॉर ए बी इज इक्वल एक्स एफ माइनस एक्स आई जो है इज ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि बड़े में से छोटा माइनस करना है, यह हमेशा पॉजिटिव आएगा. अब अगर इस तरह से होगा, सेकंड केस स्ट्रेट ट्रैक है, पार्टिकल इज इनिशियली हियर एट पॉइंट बी ए, यहाँ पे ए है तो यहाँ पे बी है, दिस इनिशियल पोजीशन. तो इनिशियली कहाँ पे है, ए पर, तो इनिशियल पोजीशन क्या है, एक्स आई, ठीक है. अब कहाँ पे पहुंचा, बी पर, तो फाइनल पोजीशन क्या है, एक्स एफ यहाँ पर. अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. एरो ड्रा करेंगे, दिस इज द एरो, तो ए बी एरो, इसका मैग्नीट्यूड या ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे, किसके बराबर होगा, माइनस इनिशियल, जैसे यहाँ पे किया फाइनल माइनस इनिशियल. इन दिस केस एक्स आई इज ग्रेटर देन एक्स एफ, तो छोटे में से बड़ा माइनस करना है, तो ये क्या निकलेगा, देयरफॉर ए बी इज इक्वल एक्स एफ माइनस एक्स आई इज नेगेटिव. यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है ये नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. तो यहाँ पे लिखेंगे 7th पॉइंट, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या इट कैन बी, शॉर्ट में लिखिए, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव. ओके, तो एक और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके बारे में. सपोज द पार्टिकल गोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी, ठीक है. So what is the distance covered by the body? Distance in this case covered by the particle going from A to C following this track. So distance is AB. पहले ये distance measure करेंगे AB plus then BC. Okay. What is displacement? Displacement in this case is arrow drawn from initial position to final position. This final position, यहाँ से arrow draw करेंगे, ठीक है ना. सो ए बी ए सी लिखेंगे, यहाँ पे ऊपर एरो ड्रा करेंगे, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब देखिए अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे, यहां से पहले हमने मूव किया फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी, अगर हम मूव करेंगे फ्रॉम सी टू बी देन बी टू ए, ऐसे मूव करेंगे, तो यहां पे डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इन दिस केस इज सी बी या बी सी प्लस बी ए या ए बी, एक ही बात है, ए बी,
या इसको इस तरह भी लिखेंगे ए बी प्लस बी सी। देयर इज नो चेंज इन डिस्टेंस। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? एरो ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। अब ये सी इनिशियल पोजीशन है, यहां से एरो ड्रा करेंगे, दिस विल गिव द डिस्प्लेसमेंट। सो इसको रखेंगे नाम हम सी ए, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ए सी आ गया, यहाँ सी ए। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है? मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, बट डायरेक्शन इज रिवर्स। सो वी कैन राइट सी ए के बदले हम ए सी भी लिख सकते हैं, जैसे वेक्टर्स में मैंने पढ़ा है, तो बट यहाँ पे आएगा माइनस। सो दिस शोज दैट डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है ना? चाहे ए से सी तक जाए या सी से बी तक जाए, तो डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगी, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। बट इफ वी गो फ्रॉम ए टू सी, तो डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक होगा, पॉजिटिव होगा। जब हम वापस आएंगे, अगर हम यहां से आएंगे वापस, उस वक्त नेगेटिव होगा। ठीक है? तो एक और एग्जांपल देते हैं। अगर पार्टिकल जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, एंड देन फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, एंड देन फ्रॉम, पहले इस तरह से गया, फिर यहां गया है, उसके बाद सी टू ए, वापस यहां पे। व्हाट इज डिस्टेंस इन दिस केस? डिस्टेंस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। This is distance covered by the particle. What is displacement? Displacement क्या होगी? What is initial position? A. Final position A. A से हमें एरो ड्रा करना है A पर ही, पॉइंट तो एक ही है, तो उसकी लेंथ क्या होगी? 0। तो 0, you will get 0 displacement। ठीक है ना? ये मैग्नीट्यूड इस तरह से, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 0। ठीक है? तो A से B तक गया, B से C तक, C से वापस A तक। ठीक है? तो जहां पे पार्टिकल था वहीं वापस पहुंचा। But distance, तो total length, the length of the track followed by it, actual track, and displacement in this case is 0। अगर हम ये मार्क नहीं रखेंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में ऊपर एरो रखना पड़ेगा। दिस कॉल्ड इट null vector और zero vector। Is this clear to you? तो displacement can be 0, but distance can never be negative और 0। इसके साथ रखेंगे यहाँ पे, it can be positive, negative और 0। ये 0 भी हो सकता है कभी। In certain cases, the displacement of moving body in a given interval of time can be 0 as well। ठीक है? ओके, तो कुछ एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल दे देंगे, उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी मैंने बता दी। अब एक एग्जाम्पल है, सपोज अ पार्टिकल is moving along a circular track of center O and radius R। थोड़ा सा बड़ा सर्कल बनाएंगे ताकि दिखाई दे दूर से। This is a circular track, here is center O, R is the radius। A particle is moving along this circular track। Suppose a particle is going along this circular track, it completes one complete track। ठीक है? It goes once around this circular track, once around। If a particle goes once around a circular track, अगर एक बार इसने एक चक्कर लगाया तो वापस ए पर पहुंचा। ठीक है ना? व्हाट इज, अब डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस, दिस फर्स्ट केस, डिस्टेंस क्या होगी? डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है? जो ये बाउंड्री है इसकी लेंथ हमें बताएंगे, जिसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो पेरीमीटर भी कहते हैं, या लेंथ ऑफ दिस लाइन, सर्कुलर लाइन, तो उसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। वो किसके बराबर होगा? r इज द रेडियस, देन 2 pi r। दिस इज द डिस्टेंस। व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ए से इसने स्टार्ट किया, वापस ए पर पहुंचा। ठीक है ना? तो 0। दिस इज द नल वेक्टर। ठीक है? तो in this case, when a particle goes once around a circular track, the displacement in this case is 0, while as the distance is 2 pi r। तो एक और इसमें बता देंगे हम। मान लीजिए ये जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट सी।
A, this is B here, this is C here. ठीक है, this is the semicircular track. Suppose a particle goes along the boundary through point B to point C. ठीक है, यहाँ पहुंचाइए. Okay. Now in this case यहाँ पे लिखेंगे if particle goes from A to C through B. अगर ये आर्क इसने कवर किया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होगी? इन दिस केस डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ दिस आर्क. व्हाट इज द लेंथ? इट इज सेमी सर्कल, सो इसका हाफ आएगा. तो डिवाइड बाई 2, 2 to कैंसिल, पाई आर आएगा डिस्टेंस. व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? Displacement is represented by an arrow drawn from initial position to the final position. ये displacement represent करेगा इसका. तो इस arrow की जो length होगी that will give the magnitude of the displacement. इसकी length क्या है? यहाँ से यहाँ तक ये r है, तो यहाँ से यहाँ तक ये r है, तो r plus r is 2r diameter. तो यहाँ पे 2 r is what? The displacement. अब यहाँ पे magnitude of displacement दिखा रहे हैं. तो डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम ए टू सी. इज दिस क्लियर? इसी तरह से थर्ड केस है. अब अगर ए मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अब यहां पे पार्टिकल है, ठीक है, तो उस वक्त इफ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, उस वक्त डिस्टेंस क्या होगी? देखते हैं. डिस्टेंस, व्हाट विल द डिस्टेंस? यहां पहुंचा है ये, ठीक है ना, ये भी रेडियस है ऑफ द सेम सर्कल. ये पॉइंट बी है यहाँ पे. तो ये इट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. फोर्थ पार्ट. तो टोटल सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर. तो जब फोर्थ पार्ट होगा डिवाइड बाई 4 करेंगे तो डिस्टेंस निकलेगी पाई आर डिवाइड बाई 2. ठीक है ना. नाउ इसी तरह से अब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे. जब ये गया फ्रॉम ए टू बी, इसने ये आर्क फॉलो किया, दिस आर्क ऑफ द सर्कल, तो उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या होगी व्हेन इट गोज फ्रॉम ए टू बी? तो यहां से हम एरो ड्रा करेंगे. दिस इज द एरो फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन, इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल कॉर्ड ऑफ द आर्क. यहाँ पे कॉर्ड ऑफ द सर्कल, एक कॉर्ड बनेगा. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कॉर्ड? तो वही होगी डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे 90 एंगल बना रहा है, ठीक है ना. दिस इज 90 एंगल हियर, दिस इज बेस, दिस इज दिस इज हाइपोटेन्यूज, ठीक है, दिस इज हाइपोटेन्यूज. तो इसकी लेंथ किसके बराबर होगी? लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेन्यूज इज द डिस्प्लेसमेंट. मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? ए बी. एंड ये ए बी किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम? वो है अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 2 आर स्क्वायर. स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स आर. ठीक है. दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस, अगर पार्टिकल जाएगा फ्रॉम ए टू बी. ठीक है. अगर इसी तरह से हम इसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं. इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें थीटा इज द एंगल, देन इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर, वो आर के बराबर है, डिवाइड बाय बेस वो भी आर है. ठीक है. इसको लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल आर बाई आर इज 1. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 का वैल्यू होता है जब tan 45 होगा. ठीक है. तो tan कैंसिल, यू विल गेट थीटा इज 45 डिग्री. तो उस वक्त जो यहाँ पे एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री के बराबर. तो इस तरह से हमने यहाँ से निकाला इसका एंगल भी किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ द एंगल भी निकाला. ये एंगल हमें बता देगी डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. इज दिस क्लियर टू यू? तो आज मुझे होप है कि, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ये अच्छी तरह से समझा होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान डिफरेंस क्या है और ये कंसेप्ट क्या है, डिस्टेंस कंसेप्ट और डिस्प्लेसमेंट कंसेप्ट क्या है. तो मुझे उम्मीद है